नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रिनी। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद अब राजधानी दिल्ली में P20 हो रहा है। 13 और 14 अक्टूबर को दिल्ली के द्वारका में बने नए कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में यह सम्मेलन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। भारत की संसद की अध्यक्षता में G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष तमाम मुद्दों पर अब चर्चा करेंगे। हर साल G20 के बाद P20 बैठक होती है। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में पार्लियामेंट फोरम ऑन लाइफ की एक अहम बैठक भी आयोजित की गई और इस बैठक में G20 देशों के संसद के अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली के विषय को विश्व के लिए महत्वपूर्ण बताया और इस दौरान भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें प्राचीन काल से अब तक भारत में लोकतंत्र के सफर को दर्शाया जा रहा है। भारत में लोकतंत्र एक सदियों पुरानी अवधारणा है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, महाकाव्य ग्रंथों में विश, जन, प्रजा, गण, कुल, ग्राम, जनपद, सभा, समिति, परिषद, संघ, निकाय जैसे अनेक शब्द और संस्थाओं का उल्लेख हमें मिलता है, जिनसे पुष्टि होती है कि उस समय भारत में लोकतंत्र का अस्तित्व था। भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि वो लोकतंत्र की जननी है। और लोकतंत्र हम देखते हैं कि भारत की आत्मा में है, वो जो आम भारतीय हैं उनकी सांसों और संस्कारों में रची बसी है। और एक तरह से हम देखें तो ये जो भावना है, इस भावना को आज विश्व के तमाम देश मानते हैं और आज भारत अनेक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी है। अगले 1 घंटे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों भारत को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, इसके क्या प्रमाण मौजूद हैं, क्यों आज दुनिया में लोकतंत्र की जड़ें और गहरी करना जरूरी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या है संदेश। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ श्रीराम चौलिया जुड़े हुए हैं, जो कि प्रोफेसर और डीन है जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के। श्रीराम चौलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर उमेश अशोक कदम, मेंबर सेक्रेटरी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। प्रोफेसर कदम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ खास मेहमान प्रभु दयाल जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु दयाल जी, शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। शुरुआत अगर मैं आपके साथ करूँ प्रोफेसर कदम, तो मैं थोड़ा सा इतिहास में जाकर समझना चाहूंगी, किस तरह के प्रमाण मिलते हैं और हमने भारत में कैसे लोकतंत्र को इवॉल्व होते देखा है। देखिए, पहली बात तो संसद टीवी, रीना मैडम और प्रीति मैडम, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने आज ये हमें मौका दिया है यहाँ पे आपके साथ रूबरू होने का। आई एम फॉर्मर मेंबर सेक्रेटरी ऑफ ICHR और पिछले साल जब ICHR को एक जिम्मेदारी दी गई कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है यू हैव टू टेक ओवर फॉर रिसर्च, और इस प्रोजेक्ट का आइडिया ये था कि यू हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेटिक एथॉस एंड एसेंस विद इन इंडिया थ्रू वेरियस काइंड्स ऑफ सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, हिस्टोरिकल सोर्सेस and the cultural legacies which can be traced about Indian history. Yes. तो ये एक वो मैसिव टास्क था। इस टास्क को हाथ में जब लिया गया तो इसको ठीक से मॉनिटर भी किया जा रहा था और तकरीबन 100 दिन के अंदर इस टास्क को, मैसिव टास्क को हम लोगों ने, when I was there in ICHR, we could complete this task. इसमें जो ये किताब, पहली किताब जो निकली, ये जो किताब मैं मेरे साथ लेके आया हूँ, इस किताब का नाम भी भारत से लोकतंत्र से जननी, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये है। और इस किताब के साथ ही ICHR का लोगो भी चेंज हो गया था, तो लोगो भी उसका इंडियनाइजेशन कर दिया है। तो यू कैन सी कि एक लोगो उसका चेंज हो गया। अब ये इस प्रोजेक्ट में जब हमने शुरुआत की थी तो वी हैड सम 50 historians from all over India to work on this project. और इन 50 में से 100 दिन के अंदर तकरीबन 30 historians ने अपने अपने विषय में, अपने अपने स्पेशलाइजेशन से अलग अलग विषयों पे अपने एसेज हमें भेज दिए, रिसर्च आर्टिकल्स भेज दिए। उनको ठीक से कंपाइल करने के बाद इसमें ये लाए गए हैं। नाउ व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो पहली बात तो जाता है कि ये शब्द डेमोक्रेसी है, एंड देन स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑल दीज ईयर्स वी जस्ट टॉक अबाउट हाउ डेमोस हैज़ कम आउट थ्रू द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीक philosophy
और इसी को कैसे हमें समझना है कि इसे डेमोक्रेसी यानी एक तंत्र का निर्माण हुआ। अब इस तंत्र में आपको समझना चाहिए कि ये जो है दिस इज समथिंग विच गोज नियर काइंड ऑफ एन बैलेट डेमोक्रेसी। और भारतीय इतिहास में, परंपरा में, भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में सिर्फ बैलेट डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं हो रही है। लिच्छवी गणराज्य है तकरीबन 2500 साल पहले। इस गणराज्य में भी हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज एथॉस जो है, लोगों का चयन, एक साथ बैठ के कलेक्टिव डिसीजंस लेने का जो प्रयास है वो हमें दिखाई देता है। बिल्कुल। नाउ दिस इज कमिंग आउट एज सोशल बिहेवियर। इस पर भी आपसे बात करेंगे प्रोफेसर कदम कि कैसे जो आप सोशल बिहेवियर की बात कर रहे हैं उसमें ये परिलक्षित होता है। प्रभुदयाल जी, अगर हम एक दूसरा पहलू समझें, भारत ये हमेशा से कहता आया है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन आज दुनिया इसे मान रही है। देखिए, ये वेस्टर्न कंट्रीज का नैरेटिव था कि डेमोक्रेसी का जन्म ग्रीस में हुआ, डीमो एंड क्रीटोस, बिल्कुल, रूल बाय द पीपल। लेकिन ये बिल्कुल गलत था। और जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया, प्राचीन भारत में डेमोक्रेसी के कई उदाहरण हमको मिलते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही दुनिया का ध्यान इस बात पे आकर्षित करने की कोशिश की। उन्होंने बार बार दुनिया को यह बताया कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाकई में इंडिया है, क्योंकि हमारे पुराने स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत और वेदास में और अन्य लिटरेचर में जाहिर होता है कि किस तरह से डेमोक्रेसी प्रचलित थी भारत में प्राचीन काल में भी। तो मेरे विचार में ये बहुत अहम एक मुद्दा है, क्योंकि वेस्ट को ये नहीं समझना चाहिए कि ये डेमोक्रेसी की जो शुरुआत वहां पर हुई, बल्कि हमने ये अच्छा किया कि हमने ये जाहिर किया और लोगों को समझाया कि हम तो प्राचीन काल से ही डेमोक्रेसी की बात करते हैं। Thank you, Prabhudayal ji. My question to Sriram Chaulia ji. The theme for P20 is Parliaments for One Earth, One Family, One Future. So, in a democracy, we necessarily understand parliaments as an embodiment of people's will, a repository of the aspirations of the common citizen. So, in this context, it becomes a key responsibility of the parliament to enrich the global debate on key priority areas. So, what are your comments on this, sir? Yeah, the parliaments obviously represent people's will, and they have the power of legislation and lawmaking, and which ultimately enable the G20 resolutions and commitments and agreements made by the top executive leaderships for those agreements and commitments to percolate into the domestic affairs of member countries. The parliaments have to come in, right? And they play a central role in implementing a lot of these high-sounding principles and declarations and communiques and joint statements. So P20 is very essential to have the buy-in of speakers and heads of legislatures so that they make this a top priority. I heard our speaker, Om Birla ji, saying, for example, that the Lifestyle for Environment movement, we are now trying to push that all the parliaments of the G20 member countries and the invitee member countries, the 9 invitee countries, adopt them in their respective legal frameworks and in their respective parliamentary agendas and deliberations. So what it does is the G20 priorities that we have highlighted in particular, we are trying to get them across to the wider public and for it to become a mass movement, as our Prime Minister has called for. For example, the LIFE, which we are talking about, LIFE, for that to get through to the people and to the lower down the hierarchy in the state structures of all these countries, the parliaments have to get in.
So I think that's where ultimately the P20's test lies. I mean, there are a lot of engagement groups of G20. P20 is one out of at least 9 engagement groups. So all the engagement, so we have, for example, Labor 20, Women 20, Think Tank 20, Youth 20, and so on. But P20 is special because of the unique power of parliaments to legislate and to convert words and high aspirations into law, which will then be enforced in these countries. So, for international and intergovernmental deliberations to become a concrete reality, we need the parliaments, we need the speakers. And that's why the P20 becomes very pivotal as a kind of a linking mechanism or intermediate institution between the heads of government and the heads of state, which came for the G20 summit, and the ordinary people in the countries. In the middle is P20, and that's a very pivotal role to play. Right, sir. Drawing upon your mention of life or lifestyle for environment, my question to Professor Umesh Kadam, the idea of life envisions a very bottom-up participative approach to environment conservation, which is very much in sync with India's traditional governance structure and civilizational ethos, which puts a lot of emphasis on grassroots democracy. So what is your comment on this, sir, about India's system of local government and how that has gone a very long way in strengthening our credentials as mother of democracy? The whole idea of G20, which India is representing right now, begins with a principle, that is Vasudhaiva Kutumbakam. No other country before India in its G20 summits has ever proposed such kind of an global approach. Most of the time G20 has been able to understand only the economic aspects about various nations and how they have to come together for economic stances. But in India, what we have tried to do, our Honorable Prime Minister has tried to do, is try to make this a mass movement, a globalized movement, to invite people join into this global cause of empowering people across, and mainly people from Mofussil countries, third world countries. And why we can do all these things is because the Indian people within their moral substance know the involvement of each and every aspect of the lifestyle. Okay, whether it is environment, whether it is about understanding different kinds of knowledge formats, which we have lost, which we try to trace in this book, India, Mother of Democracy. What happens is that in the medieval times in India, we lose understanding the importance and the value of Indian knowledge systems. And when we try to regain our Indian knowledge systems, because you need to understand how many kinds of languages were being spoken and how many kind of languages were being used in day-to-day exchange in the ancient Indian period as well as in the medieval Indian period, then you will be able to understand the actual essence of the democratic values of how people were trying to interact within collective genres all across. And if we try to unfold this fabric of the Indian traditions and customs and beliefs and faiths, it rises above religions, because India has been a country of accommodation. It is not a country where it says that we want to assimilate you. Okay, the European traditions have always said that we want to assimilate, but the Indian traditions have always tried to put a grip upon accommodation. So this is the genuineness of Indian traditions, democratic traditions. बिल्कुल। प्रभुदयाल जी, जैसा आपने पहले जिक्र भी किया कि किस तरह से अब दुनिया इस बात को समझ रही है कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी हैं, और आपने जैसा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर मंच पर जाकर, हर बड़े मंच पर इस बात को वो उठाते भी रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस भावना को, इस मूल्यों को, जो हमारे भावना और मूल्यों में निहित है डेमोक्रेसी, इसको सब कोई समझ रहा है, पूरी दुनिया मान रही है, लेकिन अब इसके विस्तारक, इसके प्रचारक के रूप में एक नेतृत्व भारत को करना है, और इस भूमिका में अब भारत नजर आ रहा है दुनिया भर में? देखिए, भारत
जो है वो अपने एग्जाम्पल से दुनिया को दिखा रहा है कि डेमोक्रेसी से ही सक्सेस मिलता है। देखिए, हम अपने रीजन में देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, वहां कितनी दुर्दशा मची हुई है। और वो किस वजह से? क्योंकि वहां पर डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई हैं। मैंने तो इन सब देशों में काम किया है, 3.5 साल पाकिस्तान में, 3 साल ईरान में। वहां के लोग डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए तरसते हैं, लेकिन कुछ वहां ऐसा माहौल है, जिस तरह से वहां पर पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के देशों में कहीं से भी डेमोक्रेसी की स्थापना करना आसान है। हाँ, बाद में हो सकता है, लेकिन हाल फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इट इज एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट। और प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा बताते रहे हैं कि उनकी विचारधारा यह है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, इंक्लूसिवनेस। जब तक आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाते हैं, आप ना तो लोगों का विश्वास जीत सकते हैं और ना ही उनका विकास कर सकते हैं। तो भारत अपने उदाहरण से ही दूसरे देशों को ये राह दिखा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उन्नतशील हो, तो आपको डेमोक्रेसी का रास्ता ही अपनाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल उचित काम किया जब बड़े बड़े मंच पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे समिट फॉर डेमोक्रेसी की कॉन्फ्रेंस हो, उसमें यह दर्शाया कि भारत में जो डेमोक्रेसी जो है वो कोई नई उपज नहीं है, कोई वेस्ट से नहीं आ गई। ये तो हमारी विचारधारा शुरू से ही रही है और हमारे यहां रिपब्लिक स्थापित थे बहुत प्राचीन काल से। तो मेरे ख्याल से जो हम राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को, और ये भी बता रहे हैं कि ये नहीं कि हम आप पे किसी तरह से राज करना चाहते हैं, हमारे विचार से इट इज वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हम आपके साथ काम करेंगे, आप हमें अपना दोस्त समझिए। मेरे विचार में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विचारधारा है। Right, sir. Continuing from this, my next question to Sriram Chaulia ji. We have spoken about the Prime Minister's mention of inclusivity as a key aspect of democracy. But in his Independence Day address earlier this year, the Prime Minister also referred to the trinity of demography, democracy, and diversity. So there was a time when it was believed that India's sheer diversity might actually pose obstacles to the smooth functioning of its democratic processes. But time and again, India has shown and proven otherwise. So how do you feel that democracy and diversity actually reinforce each other in our country? And what is the lesson for other countries from this particular occurrence? Yeah, there is a very famous study by American scholar Barrington Moore called Social Origins of Dictatorship and Democracy. This is one of the earliest books about comparing regimes, democracies, dictatorships. This was, in the 1960s, I think, early 1970s or so. And Barrington Moore actually noted that India is an outlier because, according to his theory, only countries which have very large middle class size and which have somewhat less heterogeneous in their social and ethnic makeup, only those countries have high chances of being democracies and of sustaining democracies. So India did not have a big middle class because of, hundreds of years of colonial rule and exploitation. And at that time, we had a very small middle class, majority were very poor. And of course, the diversity, which you just mentioned. And yet, it's a miracle that it has stood the test of time, barring 2 years under Mrs. Indira Gandhi in 1975 to 1977. We have never lost our democratic credentials. And this, I think, does show that there is indeed, as co-panelists are mentioning, something in our DNA and our makeup going back a long way where we have this tradition. Although much of Indian history is based on absolute monarchies and empires,
there is that germ somewhere, that seed is there, and we have revived it. And of course, I think now what has happened is there is a lot of buy-in of the people. You look at the voter turnout in India in general elections, state elections, it's usually 70 to 75% on average, and it just shows how much faith. So on both the dimensions of democracy, participation of people and competition between parties, on both these core dimensions, we perform. And that's because, over time, people have internalized the idea that this is the easiest way to manage the diversity also. There are countries that have had civil wars, ethnic strife. Most of the post-colonial countries in Africa and many parts of Asia have undergone severe turbulence because they could not manage the diversity. What we have done is, through a quasi-federal system with separation of powers between center and state, and also, through affirmative action and all these things, different marginalized groups have been given some sense of belongingness to the system, some sense of participation in these structures. And so our structures are more legitimate. Even today, look at Sansad TV. Millions of young people preparing for civil service exams watch Sansad TV. These millions of young people aspire to work for government and for the state. And even 75 years later, though people say there is cynicism, people still have faith in this democratic model that we have produced. And among developing countries, there's just no question. There's no other country that you can think of which has been such a success. Peaceful transition of power. Our institutions are legitimate. बिल्कुल। और श्रीराम चौलिया, जैसे आपने इलेक्शंस का जिक्र किया, जाहिर तौर पर हम जानते हैं जब हम चुनाव की बात कर रहे हैं तब मतदान के अधिकार की भी बात होती है, और यहाँ जो 18 साल से ऊपर की आबादी है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकती है। और प्रोफेसर कदम, इसमें मैं महिलाओं को लेकर जिक्र करना चाहती हूँ। आज़ादी के तुरंत बाद महिलाओं को वोट देने का अधिकार था हमारे देश में, जिसके लिए काफ़ी लंबी लड़ाई और देशों में लड़नी पड़ी है। महिलाओं की स्थिति और हमारा लोकतंत्र, इसे लेकर क्या कहता है इतिहास? जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि वेस्टर्न हिस्टोरियंस या बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हमेशा कहते रहे हैं कि इंडिया लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स पोटेंशियल बाय अंडर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ वुमेन इन इंडिया। ओके, लेकिन ये सच नहीं है। भारत एक ऐसा देश है कि 1947 में इमीडिएटली एट वन स्ट्रोक this ballot democratic right was been given to each and every person above age. ये तो बात है। मैग्ना कार्टा की बात अगर हम करेंगे तो उसमें भी कुछ लोगों के लिए वोटिंग राइट्स दिए गए थे, जिसमें कि महिलाओं को बाद में संघर्ष करना पड़ा। ग्रीस के बारे में आप बात करेंगे तो इट वॉज नॉट डेमोक्रेसी, बट देर इज़ अ वर्ड विच इज़ बीन यूज्ड विच इज़ नोन एज टिमोक्रेसी। एक ओलिगार्की के आसपास जाने वाला ही कुछ ऐसा प्रयास उन्होंने किया था कि जिन लोगों के पास दे आर क्वालिफाइंग अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, देन दे विल बी गिवन सर्टन राइट्स। अब महिलाओं के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो एंशिएंट इंडिया में भी आप देखेंगे या मिडवेल इंडिया में भी देखेंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि शी हैड द राइट टू चूज हर ओन हस्बैंड। स्वयंवर जैसा एक एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, देखेंगे, तो हमें इसमें स्त्रियों को अपना पति चुनने का अधिकार। नाउ यू विल से दैट दिस इज ओनली लिमिटेड टू रॉयल वुमेन्स। ओके, मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि लोवेस्ट स्ट्राटा के लोग जो है वहाँ भी स्त्रियों को यह अधिकार है। वो अधिकार इतना इट इज़ सो वेरी मैच्योर कि अगर स्त्री को लगता है कि मैं कल इनसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो वो डिवोर्स ले सकती है बाय पेइंग अ सर्टेन काइंड ऑफ एन टैक्स, एंड दैट इज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। जिस तरीके से हमारी सोसाइटी और हमारे कल्चर को अंडरमाइन किया गया है और दिखाया गया है कि हमारे ट्रेडिशंस जो है वो बहुत सारे बैकवर्ड है, ये करते करके ये दिखाया गया है कि दे डिड नॉट वांटेड टू अंडरस्टैंड द लाइवलीनेस ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। बार बार क्वेश्चन यहीं पे जाता है कि यहाँ की जो परंपराएं थी, शैक्षिक परंपराएं थी, और उसके बाद जो यहाँ की लाइब्रेरीज थी, उनका जो भी दमन किया गया है। मीन्स द वे नालंदा की एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे
So we'll shift slightly to Yeah. a related topic. Yeah. We have been talking about equal political rights for women in terms of voting. We now talk about equal rights in terms of representation. Just last month, during the special session of Parliament, the Nari Shakti Vandan Adhiniyam was successfully passed with near unanimity after nearly 27 years of effort. It is being seen as a landmark as it gives women their rightful space in our parliamentary democracy through 1/3 representation in the Lok Sabha and in the state legislative assemblies. My question to Prabhu Dayalji, sir, with this key step, India joins the ranks of several other nations which already have very significant representation of women in their legislative decision-making processes. Could you tell us about the significance of this step for India and its democracy in the years to come? बिल्कुल, और इसमें एक पॉइंट और जोड़ूंगी। जो रिपोर्ट्स कहती हैं, हमने देखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, प्रभु दयाल जी, उसमें कहा जाता है कि महिलाओं को अगर राजनीतिक बराबरी दुनिया भर में देनी है तो उसके लिए हमें 162 साल का समय लगेगा, अगर राजनीति के क्षेत्र में बात करें। ऐसे में जिस कानून की बात अभी रिनी कर रही हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, कितना बड़ा स्टेप होगा? Since Renee asked me the question first, I will respond in English. It's a major step. You know, women have been an underprivileged section of Indian society. They have not been able to play their due role in the Indian political as well as the Indian social systems. Now, the enactment of the Women's Reservation Bill is a very important step, because it will not only give women 33% representation in the Lok Sabha, but it will also pave the way for women to play more and more important roles in other spheres in India. Now, I have been involved in coaching candidates who appear for the civil services after my retirement. And I am delighted to find that some of the best aspirants are women. And in fact, girls have been outperforming boys in regard to various aspects of the exam. So if given a proper opportunity, women will excel in all areas. And I think the enactment of this Women's Reservation Bill into law, this is a very, very significant step. Now, I also want to point out that while some countries have given representation to women in terms of reservation, but the vast majority have not. And India, in this sense, is showing the way to all these countries. India is particularly trying to show a direction in which they have to act to the countries of the global south, where women are not able to play their due role. I would just continue on to another related aspect of this. You know, India has been trying to point out that in the global system, there is a lack of democracy. India has been consistently saying, in particular, through the words of our Prime Minister when he has been addressing the UN General Assembly, that there is a need for reforming the global system, because this present system was conceived of in 1945. And if you look at the manner in which the world has evolved, that system does not represent in any manner whatsoever the realities of today's world. So there is a need to democratize the process of decision making in the global system. And in that context, I think that this meeting of the parliamentary speakers, the P20, should point to the needs of the global system also reforming itself, because they represent the voice of the people, and they can impress on their governments that true reform in the global system and true progress can only take place once there is the reform of the global system at the international level also. बिल्कुल, और श्रीराम चौलिया, जाहिर तौर पर आधी आबादी की बात ना हो तो ये डिस्कशन और डेमोक्रेसी की बात भी अधूरी हो जाएगी। और अपनी G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने जिस तरह से फ्रॉम विमेन एम्पावरमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट पर खासा जोर दिया है, इस पर लगातार
मंथन जारी है और ये कहा भी जा रहा है कि अगर विमेन लेड डेवलपमेंट पूरी दुनिया में देखने को हमें मिले तो किस तरह से जीडीपी में इजाफा हो सकता है, किस तरह से जो क्लाइमेट क्राइसिस जैसी चीज़ें हैं, फूड क्राइसिस जैसी चीज़ें हैं, इसे लेकर एक सही दिशा में एसडीजी गोल्स को हासिल करने की सही दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जब बात ये होती है कि जेंडर पैरिटी लाने में 131 साल का समय दुनिया को लगेगा और जहां मैं पॉलिटिक्स की बात करती हूँ वहाँ 162 साल का समय। ऐसी स्थिति में जो कानून को लेकर अब बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण कानून, और भारत का इस विषय पर फोकस कितना जरूरी है इस वक्त? जी प्रीति, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत में ये जेंडर पैरिटी की समस्या तो है, और जैसे विकासशील देशों में फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी कहते हैं कि अधिकतर जो गरीब तबके के हैं वो भी महिलाएं हैं, तो और जेंडर पे गैप, इन सब पर G20 में हमारी अध्यक्षता के अंतर्गत काफी काम हुआ है। तो विमेन लेड डेवलपमेंट में आप दिल्ली साझा घोषणा पत्र देखें G20 समिट के बाद जो जारी हुआ है, उसमें बहुत सारे नए विचार आगे लाए गए हैं। G20 के सभी विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के अध्यक्षता के अंतर्गत ही सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। पिछले जितने भी G20 समिट हुए हैं उनके मुकाबले हमने इस विषय को प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। और इसमें देखिए, कहने के तो सभी कहते हैं कि हम चाहते हैं जेंडर पैरिटी, हम चाहते हैं कि महिलाओं को अपना स्थान मिले, लेकिन अंदर आप देखें, प्रत्येक देश के अंदर देखें तो बहुत सारी बाधाएं अभी भी हैं। तो हमने जो ये अधिनियम अभी पारित किया है, इसके जरिए हमने एक बड़ा संदेश भी भेजा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो ठोस कदम ले रहा है सशक्तिकरण की ओर, वो यूं ही बैठे बातें नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से भी हमारी क्रेडिबिलिटी जो हम कहते हैं साख, वो बढ़ जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और G20 के देश हमारे नेतृत्व की सराहना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इस विषय को बिल्कुल केंद्र बिंदु बनाया है पूरे G20 के। अगर आप देखें तो एनवायरनमेंट एक था और विमेन, ये दो ही थे सबसे जो हमने बिल्कुल आगे रखा है। और मेरा मानना है कि G20 का अभी जो फॉलो अप होगा ब्राजील की अध्यक्षता में जाने वाला है G20 इस साल के आखिर तक, तो हम अभी भी ट्रॉइका के हिस्सा है। ट्रॉइका जो कहते हैं ना कि पिछला अध्यक्ष इंडोनेशिया, दूसरा बीच में भारत और फिर ब्राजील, तो और बाद में साउथ अफ्रीका, तो सभी बड़े विकासशील देशों के हाथ में बागडोर आ रही हैं। तो इन सभी पर एक तरह से हमने एक बेंचमार्क रखा है कि एक स्तर तक लेके आए इस विषय पर, ताकि बाकी जो देश हैं वो भी इसी पर आगे लेकर चले। और भी अनेक प्रस्ताव, जैसे फाइनेंस में इस बार हमने विमेन को क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट के विषय पर भी हमने उसके अंदर भी हमने औरतों के हकों और उनकी भागीदारी पर जोर दिया है। तो इस तरह के इनोवेशंस जो हैं ये सिर्फ अवधारणा के लेवल पर नहीं है, ये अब हम ये जो पार्लियामेंट, ये संसद का सम्मेलन हो रहा है, इसके जरिए हम चाह रहे हैं कि ये जो संदेश है ये जनमानस तक पहुंचे सभी देशों में। G20 की अगर 19 देश, यूरोपीय संघ, अभी अफ्रीकी संघ भी शामिल हो गया है। अफ्रीकी संघ के इंटर पार्लियामेंट पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के भी स्पीकर आए हुए हैं, अध्यक्ष आए हुए हैं दिल्ली। तो आप इन सबको मिलाकर देखें तो काफी हद तक विश्व की बड़ी जनसंख्या जो है वो कवर हो जाती है। Right, तो sir. 50% जो जिसकी आपने बात की वो हम इसके जरिए, we have discussed the role of governments and of international stakeholders in strengthening democracies and in bridging divides. Sir, my question to you, Professor Kadam. When we talk about democracy, we understand that public participation remains the cornerstone of democracy. And it is therefore necessarily a two-way street. Democracy is not just a one-way process. So according to you, how can citizens of a country contribute most effectively towards strengthening their nation's democratic credentials? Yeah. As a historian, I will be able to answer your question, not as a politician. Okay. What I would like to bring to the knowledge and understanding of most of the people across is that we need to understand what kind of democratic values, ethos and essence was being celebrated within the Indian civilization and culture.
Now I can give you examples. I have given you one example of the Lichvi dynasty. I can give you another example of the Kaktiyas. Then you have the region of Punjab where you have, the idea of langar. You come to Maharashtra, you have an idea of the Balutedari system. You go to Karnataka, you have Kamin system. And there is a huge population in India which comes under the whole idea as, the Adivasi or the tribals or, the forest people, the forest dwellers. Now, how is it that they are having their ideas, implementing their ideas towards taking the best of the best decisions in the interest of the society at all levels, whether it is statecraft, whether it is implementation of understanding climate change, because within the medieval and ancient period, you have many scientists. So, we try to understand them as bhakti saints or we try to understand them as rishis. The whole of the medieval Indian percept is about a bhakti movement which should be understood as, an intellectual reformation towards creating humanism. So, you have the idea of modernity which is coming within the realms of India in the medieval times, that is far more earlier than what is happening in the modern Europe in the Renaissance time. So, we talk about humanism more effectively, more concerned with all the genres of, collective interfaces within our society at all levels. और क्योंकि अब समय की कमी है प्रभुदयाल जी, आखिर में एक छोटा सा कमेंट आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि G20 की अध्यक्षता जिन मायनों में याद की जाएगी उसमें सबसे बड़ी बात है अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना। ऐसे में जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और जब अफ्रीकन क्षेत्र में हम लोकतंत्र और इससे जुड़े कहीं ना कहीं चिंताओं की बात करते हैं, ऐसे में ये विषय कितना महत्वपूर्ण? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है जो इंग्लिश में ये ट्रांसलेट होगी, that if you want to go fast, you go alone. But if you want to go far, you must go together. तो भारत ये कोशिश करता है कि सब देश साथ मिलकर चलें, एक परिवार जैसे होकर चलें और न सिर्फ आपस में दोस्ताना बढ़ाएं, बल्कि अपने जो लोग हैं उनमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं। तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले हम अपने ही देश में लोगों को अधिकार ज्यादा दें, डेमोक्रेसी को बढ़ावा दें। अब देखिए चीन में क्या हो रहा है, उसने इतनी जल्दी जल्दी तरक्की करने की कोशिश की, लेकिन क्या इक्वालिटी है वहां पर? बिल्कुल नहीं है, इट्स अ डिक्टेटरशिप। तो मेरे विचार में अगर असली प्रोग्रेस करनी है, असली तरह से उन्नतिशील बनना है, तो ये डेमोक्रेटिक वे से करना जरूरी होता है और भारत अपनी पॉलिसी से यही दर्शाता आया है। बिल्कुल, और इसी के साथ जो समय है चर्चा का वो यहीं पूरा हो गया है। श्रीराम चौलिया जी आपका, प्रोफेसर उमेश कदम आपका और प्रभुदयाल जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जब हम P20 की बात कर रहे हैं, जो कि G20 की अध्यक्षता के दौरान P20 का आयोजन अब हो रहा है, इस दौरान जो भारत का समृद्ध इतिहास है, कहीं ना कहीं जो परंपराएं हैं, उसे अलग अलग स्टॉल और प्रदर्शनी के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। P20 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की धरोहर खादी की भी ग्लोबल ब्रांडिंग की जा रही है। विदेश से आए मेहमानों को भारतीय खादी से रूबरू किया जा रहा है। यशोभूमि में खादी के स्टॉल का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। चरखा, आप बिल्कुल चरखे के बारे में जानते होंगे। ये अपने आप में आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला चरखा महात्मा गांधी का प्रिय, और चरखे को सबसे ज़्यादा जो महत्व मिला है आज़ादी के बाद, आप देख सकते हैं वो सरकार ने पॉलिसी बनाई है, सरकार ने नीति बनाई है कि हम आत्मनिर्भर बने, और भारत का जो खादी है वो दुनिया भर के लोगों में पहुँचे। जो विदेशी मेहमान P20 में आए हैं उनके लिए ये खादी ग्रामोद्योग की तरफ से ये स्टॉल लगाया गया। आप देख सकते हैं चरखे के साथ ही जो कि भारत के ग्राम में बनता है, गांव में बनता है, तमाम तरह के खूबसूरत प्रोडक्ट खादी इंडिया की तरफ से यहाँ पर लगाए गए हैं, खादी ग्रामोद्योग की तरफ से। यहाँ पर बात करते हैं जो खादी ग्रामोद्योग से जो लोग मौजूद हैं।
अपना नाम बता दीजिए सर। पूर्णिमा चौरसिया। पूर्णिमा जी, ये बताइए कि कितना अहम है P20 के मंच पर खादी का प्रदर्शन जब विदेशी मेहमान आ रहे हैं? तो जब हम विदेशी मेहमानों को, अपने डेलीगेट्स को बुलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इंडिया का ब्रांड, हमारा जो खुद का ब्रांड है, खुद की प्रोडक्शन है, तो वो जाने कि हमारा एक यूनिकनेस क्या है। तो जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत और खादी एक साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि खादी का जो है 1958 में हम लोग, मतलब बहुत पहले से गांधी जी ने बनाया गया, और हमारा जो खादी इंडिया है वो हमारा बना है 1958 में इस्टेब्लिश हुआ है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ अब कपड़े में डील नहीं कर रहे हैं, कपड़े के अलावा हम VI प्रोडक्ट्स में, जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, उसमें भी अब हम डील करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे टेक्सटाइल्स यहाँ लगाए हैं। तो हमारे स्टेट वाइज जो टेक्सटाइल्स होते हैं, हर स्टेट की जो एक स्पेशलिटी होती है ना, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हमने साड़ीज़ डिस्प्ले की है, जो कि हमारे डेलीगेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। लास्ट जो G20 मीटिंग्स हमने की हुई है, तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट रहते हैं, जो हमारे डेलीगेट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, जो वो परचेज़ करते हैं, वो साड़ीज़ रहती है या फिर वो हमारी जैकेट रहती है, जिसको हम मोदी जैकेट अब बोलते हैं। तो वो इस चीज़ से बहुत ही इंस्पायर होते हैं कि हाँ, उनको मतलब बहुत पसंद आते हैं। इनके कलर्स, इनका टेक्सचर, इनकी जो चीज़ें, इनका मटेरियल, वो बहुत सॉफ्ट होता है और उनकी ये प्रेफरेंस रहती है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कपड़े के अलावा अब खादी जो प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट हैं ख़ास तौर पर, उसमें भी डील करता है। और बेहतरीन से बेहतरीन टाई के अलावा जो क्रीम है, बिस्किट हैं, कई और चीज़ें, तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जो ख़ास तौर पर भारत के आत्मनिर्भर होते भारत की तरफ इशारा करते हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद हैं। और फिर एक बार हम चलेंगे चरखे की तरफ। और चरखा, इस चरखे को किसान चरखा कहते हैं। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो चरखा यहाँ आपको दिखाने, कितना जो लोग आ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस चरखे में? बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये G20 में भी गया था, और ये विदेशी सभी आकर के सीखना चाहते हैं, तो हम सिखाते भी हैं। मेरा नाम बलवान सिंह है, और जो है समय समय पे हम हर जगह पहुंचते हैं। मतलब G20 के बाद अब P20 में, तो ये चरखा अपने आप में मशहूर हो रहा है। मशहूर हो रहा है, ये विदेश तक, रशिया तक पहुंच गया है जी। तो आप देख सकते हैं, ये चरखे से आज जो खादी इंडिया है, चरखे के ज़रिए अब तमाम तरह के प्रोडक्ट में भी उतर चुका है और अपने आप में बेमिसाल है। ये चरखा भारत की आज़ादी की लड़ाई का प्रतीक भी है, इसका अहम योगदान रहा। महात्मा गांधी ने इस चरखे का इस्तेमाल किया। कैमरामैन शमीम के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, यशोभूमि। यशोभूमि में P20 कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के तमाम विकसित देश, साथ ही उभरते हुए देशों के संसदीय प्रमुख इकट्ठा हो रहे हैं। भारत के पास एक मौका है, जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसे दिखाने का। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ पर कई स्टॉल लगाए हैं। उन स्टॉलों के बारे में आपको बताते हैं। आप देख सकते हैं, ये अजरक आर्ट है, पहला स्टॉल अजरक आर्ट, जो कि यहाँ पर कपड़ों में, और इसे बहुत प्राचीन माना जाता है। गुजरात में ये अजरक आर्ट खास तौर पर होती है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इस्माइल मोहम्मद खत्री, अजरकपुर, कच्छ, गुजरात से। अच्छा, ये बताइए, ये कितना पुरानी है? ये बहुत पुरानी है, ये करीब 5-1 हज़ार साल पुरानी है। अच्छा। जिसका प्रमाण मोहनजोदड़ो और धोलावीरा से मिले हैं जी। और ये जो अजरक है, ये इसका प्रोसेस है, इसमें नेचुरल रंग इस्तेमाल होते हैं सारे जी। और जो वहाँ से प्रमाण मिले हैं, वो ये डिज़ाइन है जो किंग प्रिंस का मूर्ति के खभे के ऊपर लगा हुआ है। ये धोलावीरा में, ये धोलावीरा में से मिला है जी। अच्छा, ये लोग टाइल लगाते थे जमीन में नीचे 5,000 साल पहले, तो ये डिजाइन जो है वो इनसे रिलेटेड है। मतलब ये अगर ये कहा जाए तो ये पूरी जो प्राचीन भारतीय विरासत है, उसको आप लोगों ने संजोए रखा है। आप देख सकते हैं, ये पूरा नेचुरल कलर यानी प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। सेट है। और जो विदेशों से मेहमान आएंगे, उन्हें वो ये पूरा दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एक कपड़े को एक बेहतरीन, आप देखेंगे ये पूरा प्रोसेस, और उसके बाद इस तरीके से ये तब्दील होता है। सबसे आखिर में जो प्रोडक्ट आपके सामने आता है वो ये है। अब आपको दूसरे स्टॉल पर लिए चलते हैं। ये अपने आप में बेहद ख़ास है। आप अपना नाम बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम शौकत अली उस्ता। ये क्या है? जी, ये उस्ता कला है, और ये हम उस्ता फैमिली की परंपरागत कला है ये जी। और इस कला मतलब बहुत वर्ष पुरानी कला है ये, और इस कला को जैसे हम लोग करते हैं तो ये सोने की नक्काशी का जो वर्क होता है उसको उस्ता कला कहते हैं। अच्छा। और ये कला जो है मेन ऊँट की खाल पे की जाती है।
ऊँट की खाल पे, लकड़ी पे, मार्बल पे, ग्लास पे, और यहाँ पे ये कला होती है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी हैं आप इस हस्तशिल्प को लेकर, और ये अब यहाँ पर विदेशी जो मेहमान हमारे आ रहे हैं जो P20 में शिरकत कर रहे हैं वो उन लोगों के सामने दिखाएंगे। एक और बेहद खास बनारस का ये स्टॉल है, क्या विशेषता है जरा दिखाएंगे? ये सोने और चांदी पे होता है जी सर, जैसे ये हाथ करिए जी, ये आर्ट और टेक्निक का दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये अपने आप में भौतिकी का भी ज्ञान होना चाहिए और कई पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। तो आप ये जीवंत उदाहरण हैं जो प्राचीन भारतीय परंपरा है, ज्ञान की जो परंपरा है उसका की उंगली पर ये बिल्कुल मौजूद है और बिना किसी सहारे के। हाँ, अब आप बताइए मुझे ज़रा इसके क्या कहते हैं इस कला को? इस कला को ये बनारस की गुलाबी मीनाकारी है। अच्छा, और ये सोने और चांदी पे होती है। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लग रहा है जब विदेशी मेहमानों के सामने दिखाएंगे? मैं तो बहुत अभिभूत हूँ, मतलब क्या बोलूँ, मेरे मुंह से शब्द नहीं आ रहे क्योंकि लिए अब ये तो मुझे मौका मिला है यहाँ पे डेलीगेट्स को बताने के लिए, तो ये तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये मौका मिला है जी। अच्छा, अपनी कला को प्रदर्शन करने का। इसमें से कुछ ऐसा भी है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था? ये कफलिंग जो है और ये ब्रूच भी था। तो ये कफलिंग को G7 समिट में मोदी जी जब जर्मनी गए थे तो उन्होंने जो बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दिया था, उनकी मिसेस को ब्रूच दिया था जी। तो ये भी हम ही लोग के द्वारा बनाया हुआ था जी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान और फिर बनारस और नायाब कला का ये नमूना। इसके साथ ही हम अब आए हैं सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में, और आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत ये स्टॉल बनाया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत है। तो आप देख सकते हैं तमाम जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है उसको यहाँ दिखाया गया है, समझाया गया है। और हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अनीता पांड्या जी, वो मौजूद हैं। स्वागत है मैडम संसद टीवी में। धन्यवाद मैम। पहला सवाल तो आपसे पूछना चाहूँगा, ये अपने आप में कितना अहम है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इनिशिएटिव जो P20 के जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए? देखिए, भारत की कला और संस्कृति और इसकी विरासत पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विज़न यही है और हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष का भी विज़न यही है कि जो भी हमारे विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनको हम एक ही जगह भारत की सारी कला और सांस्कृतिक विरासत की एक झलक दिखाएं और उन्हें बताएं कि भारत के कारीगरों का श्रम, उनका डेडिकेशन, उनके परिवारों का जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है उसको बनाए रखने के लिए वो लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं उसको भी शोकेस करें और साथ ही अपनी विरासत को भी शोकेस करें और उन्हें ये जानने का मौका दें कि इसको बनाए रखना इंसान के लिए, हमारे भारतीय सभ्यता के लिए कितना ज़रूरी है और इसका विश्व में प्रसार करना कितना ज़रूरी है। कलाकार को प्रोत्साहन चाहिए और इतने बड़े मंच से प्रोत्साहन मिलना ये अपने आप में एक विशिष्ट बात है। आपको दिखाते हैं जो बुनकरी, खास तौर पर जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने यहाँ पर लाइव एक तरह से बुनकरी किस तरीके से भारत में होती है वो यहाँ पर दिखाया है। आप देखिए, ये हैंडलूम, भारत में हज़ारों सालों से ये हैंडलूम की परंपरा यानी हथकरघे की परंपरा और भारत में किस तरीके से हथकरघा बनाया जाता है और वो पूरा प्रोसेस एक तरह से जो मेहमान हैं उन्हें दिखाने की कोशिश है। सबसे पहले बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जगत राम सर। जगत राम जी, कहाँ से आए? हिमाचल से। तो ये अपने आप में कितना बड़ा मौका आपको लगता है कि P20 में आपको इस तरीके से जो अपना पुरानी कला है वो दिखाने का मौका मिला? हाँ, बहुत बड़ा मौका है सर, हमारे लिए तो बहुत अच्छा मौका है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत पूरा ये जो बनाया हुआ है इसमें तमाम तरह के हस्तशिल्प हैं। इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम में पूरे भारत की विशिष्ट जो कलाएं हैं वो भी हैं, साथ ही हथकरघा आपने देखा राजस्थान का, गुजरात का, तमाम देश भर से जो हस्तकला है वो यहाँ दिखाई गई है। और ये अपने आप में एक बड़ा मौका और बड़ा प्रोत्साहन उन कलाकारों के लिए है जो कई पीढ़ियों से इस कला के साथ जी रहे हैं और इस कला के लिए काम कर रहे हैं। कैमरामैन शमीम के साथ मैं नवविक्रम सिंह, संसद टीवी। With this, we come to the end of our discussion on India, Mother of Democracy.
The 9th P20 summit gives India, as the current president of the G20, a vibrant platform to showcase its democratic traditions on a global stage, which can also help other countries in their respective democratic journeys. बिल्कुल रनी, और एक बार फिर से याद दिला दें कि 13 और 14 अक्टूबर दिल्ली के द्वारका में नए कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि में P20 सम्मेलन होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और भारत की संसद की अध्यक्षता में G20 देशों की संसदों के अध्यक्ष तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा और मंथन करने वाले हैं। और 13 और 14 तारीख को दिन भर इसका प्रसारण और इस पर खास पेशकश संसद टीवी पर जारी रहेगी। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।